आज का लेक्चर है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। लास्ट लेक्चर है और लास्ट टॉपिक है सिलेबस का। सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है कि अगर आप मेमोरी एलोकेट करते हो रन टाइम पे। जनरली जब अभी तक हमने जितने प्रोग्राम बनाए हैं उनमें हमने स्टैटिकली मेमोरी एलोकेट करी है। एक बार मेमोरी एलोकेट कर दी उसके बाद हम उसमें मेमोरी एलोकेट नहीं करा रहे हैं रन टाइम पे। लेकिन कई बार क्या होता है, बेसिकली एरे में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि एरे में कई बार ये होता है कि आप उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा डालते हैं। जो आप लोग की एरर भी आ रही थी, और सॉरी जो आप लोग की क्वेरी भी आ रही थी कि हम लेंथ दे रहे हैं 11 का, लेकिन वो 12 और 13 लोकेशन पे भी वैल्यू ले रहा है। सो उस केस में क्या होता है कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कराना, है ना। तो वो कहता है, उसको कहते हैं हम डीएमए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की जो फैसिलिटी है वो सी में प्रोवाइडेड है। और सी में जो फंक्शंस यूज होते हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, पहला फंक्शन है मैलक, दूसरा है कैलक, थर्ड है फ्री और फोर्थ है रीएलक। सो मैलक, कैलक, फ्री एंड रीएलक। मैलक इज memory allocation, कैलक इज contiguous memory allocation। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। थर्ड इज फ्री, मतलब जब आपने मेमोरी यूज कर ली तो आप उसको फ्री कर दीजिए। और रीएलक कि मान लीजिए जितनी मेमोरी आपको चाहिए थी आपने ली, और उसके बाद आपको और मेमोरी की जरूरत पड़ी तो आप बार बार मैलक यूज या कैलक यूज करने की जगह आप रीएलक फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर only 5 elements are needed to be entered in the array. In this case, the remaining 4 indices are just wasting memory in this array. So there is a requirement to lessen the um, length size of array from 9 to 5. Take another situation. In this, there is an array of 9 characters with all 9 indices filled, but there is a need to enter 3 more elements in this array. In that case, 3 indices more are required. सो द लेंथ ऑफ एरे नीड्स टू बी चेंज फ्रॉम 9 to 12। पहले में तो ये कि आपको लेंथ हटानी है, कम करनी है, और दूसरे में ये कि लेंथ बढ़ानी है। लेंथ कम करने का तो जरूरत कम ही पड़ता है, लेंथ बढ़ाने का जरूरत ज्यादा पड़ता है। सो दोनों ही केस में क्या होगा कि हमको डायनामिकली, मतलब कि जब प्रोग्राम रन कर रहा हो, एग्जीक्यूट हो रहा हो, उस सिचुएशन पे हमको मेमोरी एलोकेट करनी होगी, ठीक है। सो इसको कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। Therefore, C, dynamic memory allocation can be defined as a procedure in which the size of data structure like array is changed during the runtime. तो runtime के टाइम पे जो है वो मेमोरी जो है वो एलोकेट होती है। और उसके लिए फंक्शंस है 4, जो मैंने पहले ही आपको बता दी कि इसके 4 फंक्शंस हैं, मैलक, कैलक, रीएलक एंड फ्री, है ना। सो फर्स्ट है मैलक। मैलक मतलब मेमोरी एलोकेशन। डायनामिकली एक लार्ज ब्लॉक जो है मेमोरी का वो एलोकेट हो जाता है, जो आपने साइज स्पेसिफाइड किया है उसके हिसाब से, है ना। सो पॉइंटर को दे दिया जाता है ना। तो क्योंकि इसमें पॉइंटर का ही काम है, क्योंकि पॉइंटर ही एड्रेस पे जाएगा मेमोरी के, है ना। सो इसका जो सिंटैक्स रहेगा वो रहेगा ptr इज इक्वल टू कास्ट टाइप। यानी कास्ट टाइप का मतलब ये हुआ कि किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप के एरे, फ्लोट टाइप के एरे और कैरेक्टर टाइप के एरे। तो यहाँ आपको वो बताना पड़ेगा। अगर वो इंट टाइप की है तो इंट स्टार हो जाएगा। स्टार इसलिए क्योंकि वो पॉइंटर है। मैलक तो कीवर्ड है। और बाइट साइज, कितने साइज चाहिए, तो बाइट साइज किसका, तो साइज ऑफ इंच का या कैर का या फ्लोट का, है ना। तो किस पर्टिकुलर डेटा टाइप का चाहिए, स्टार, मैलक फंक्शन, और साइज ऑफ किसका, बाइट साइज, है ना, इंटीजर का, कैर का या फ्लोट का। So, since the size of int is 4 bytes, this statement will allocate 400। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे बाइट साइज चाहिए इंच का, तो कितने के लिए चाहिए, तो मुझे 100 एलिमेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया कि 200 की एक एरे बनाइए और आपको रन टाइम पे 100 एरे एलिमेंट और उसमें ऐड करने हैं, तो आपको जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा कि इंट टाइप का आपको या जहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ वहाँ देख लो,
ये इंट टाइप का मेरा मुझे क्या कहते हैं, इंट टाइप का डेटा है जिसको मेमोरी एलोकेट करानी है। स्टार क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है, और मैलक कीवर्ड है मेमोरी एलोकेट करने के लिए। कितना डेटा, तो 100 है ना, 200 कितना, इनटू उसका बाइट साइज। बाइट साइज किससे निकालते हैं हम, साइज ऑफ से। किसका साइज ऑफ, इंट का, कैर का, फ्लोट का, जो भी है। तो इससे हमें कितना मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल इससे हमें मिल जाएगा 400 बाइट्स ऑफ मेमोरी, अगर 100 बाइट है, ठीक है, फॉर 32 बिट्स। अगर ये 16 बिट होता तो 200 मिल जाता, ठीक है। एंड द पॉइंटर पीटीआर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट, वही मैं आपसे अभी बता रही थी। इफ स्पेस इज इनसफिशिएंट, अगर एलोकेशन जो है वो हो नहीं पा रहा क्योंकि सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो नल रिटर्न करेगा। सो एक एग्जांपल भी इसमें दिया हुआ है। सो इसमें क्या किया है कि एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, स्टार पीटीआर, इंट स्टार पीटीआर, और एक दो वेरिएबल और डिक्लेयर किए, एन और आई। एन की वैल्यू दे दी है 5 कि इतने एरे के एलिमेंट हैं, और उतने हमें साइज जो है वो एलोकेट करवाना है। सो पीटीआर इज इक्वल टू इंट यानी कि डेटा टाइप, स्टार एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट, मैलक कीवर्ड, एंड द वैल्यू, है ना, कितने वैल्यू के लिए हमें, कितने वेरिएबल्स के लिए हमें, कितने स्पेस के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। सो बेसिकली कितने एलिमेंट के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। तो एन एलिमेंट, एन यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू साइज ऑफ इंट 32 बिट्स है तो 4 बाइट, और 62 बिट, सॉरी 16 बिट है तो 2 बाइट्स। तो अगर हम 2 बाइट्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो वो बनेगा 5 इंटू 2, तो 10 बाइट्स इसको एलोकेट होंगे, है ना। अगर पीटीआर नल हो जाता है इन केस, तो इसका मतलब कि मेमोरी सफिशिएंट नहीं है, एरर डिस्प्ले हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा लूप से, और अदरवाइज ये इसको मेमोरी अवेलेबल कराएगा, ठीक है। सो मेमोरी अवेलेबल कराएगा, और गेट द एलिमेंट्स ऑफ एरे, एक के बाद एक एरे में लूप चला के आप एलिमेंट डाल लोगे, है ना, और प्रिंट भी करा दोगे। तो ये इन्होंने डाला है एरे में एलिमेंट, और एलिमेंट प्रिंट करा है। पीटीआर आई से क्या हो रहा है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आई क्या है, इंडेक्स है, i+1 नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसका लोकेशन का वैल्यू उठा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक लूप चला लिया जिससे कि एलिमेंट मिल रहे हैं एरे के लिए, और इस स्टेटमेंट से पीटीआर आई पहले 0 से स्टार्ट होगा, 0 तो 0 + 1 तो फर्स्ट जाएगा, देन सेकंड जाएगा, देन थर्ड जाएगा, इस टाइप से स्टार्ट होगा। तो इसमें आप एक चीज कर सकते हो, इसमें इनिशियलाइज नहीं किया है, आप पीटीआर आई की पहली वैल्यू दे दो, क्योंकि i इज इक्वल टू 0 से क्या होने वाला है कि फर्स्ट पोजीशन पे ही वैल्यू जाएगी, तो पीटीआर 0 पे वैल्यू जो होगी कुछ भी नहीं होगी। सो आप इसको ऊपर जो है वो पीटीआर 0 पे एक वैल्यू पहले इनिशियलाइज कर दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक वैल्यू पहले से इनिशियलाइज कर दो, नहीं तो क्या होगा कि जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो वो इंडेक्स 1 लेगा पहले, क्योंकि हमारा लूप जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। सो फॉर एग्जांपल मैंने 3 डाल दिया, इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसने ये वैल्यूज जो है वो इसमें से वापस से गेट कर ली, प्रिंट कर ली, स्कैन करके प्रिंट कर ली, तो ये था। सो नेक्स्ट इज सी कैलक। सी कैलक क्या करता है, उसने क्या किया, एक लार्ज चंक दे दिया, है ना। ये क्या करेगा, आपको कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशंस देगा, और कंटिन्यूस यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स देगा। उसने एक लार्ज स्पेस दे दिया, ये एक नंबर ऑफ ब्लॉक्स देगा कंटिन्यूस, है ना। और जो फर्स्ट ब्लॉक होगा वो इनिशियलाइज होगा 0 से। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, उसमें कोई इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट भी नहीं है। दूसरा, वो लार्ज स्पेस एकदम दे देगा, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स जितने रिक्वायर्ड है उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स देगा, ठीक है। सो सेम ही है इसका भी सिंटेक्स, पीटीआर इज इक्वल टू वही पॉइंटर के यूज करके, कास्ट टाइप यानी जो डेटा टाइप है, स्टार क्योंकि पॉइंटर है, फर्स्ट बाइट का एड्रेस लेगा, कैलक, कैलक फंक्शन है, और एन कॉमा, उसमें इनटू था इसमें कॉमा है, एन कॉमा एलिमेंट साइज। सो उसमें इनटू था इसमें कॉमा लगेगा। सो फ्लोट, फॉर एग्जांपल फ्लोट है तो पीटीआर इज इक्वल टू फ्लोट स्टार
पॉइंटर स्टार्ट है फ्लोट टाइप का, और कैलक मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूअस, और 25 कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कॉमा साइज ऑफ फ्लोट, फ्लोट टाइप के जो 25 एलिमेंट हैं उनको मेमोरी एलोकेट करनी है, तो करीब 100 होगी, है ना। सो अगर इसमें भी अगर इनसफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन है, मतलब इतनी मेमोरी नहीं है जितनी मांगी है, तो एरर देगा, और अगर उतनी अवेलेबल है तो उतनी अवेलेबल करा देगा। यहाँ भी सेम है कि आप पीटीआर फर्स्ट एलिमेंट को आप एक एलिमेंट डाल देना, तो ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 से वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 + 1, तो अच्छा नहीं, सॉरी, अच्छा i + 1, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू तो 0 ही है ना, 0 पे फर्स्ट वैल्यू आएगी, देन सेकंड आएगी, ठीक है। ऊपर से भी हटा देना वो वाला, हाँ ठीक है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा गलत फहमी हो गई मुझे। आई की वैल्यू 0 है, 0 पे फर्स्ट वैल्यू आएगी, फिर सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, ठीक है, 4 आएगी अंटिल 5 तक चलेगा, ठीक है ना। सो ये किस तरीके से चलेगा बता देती हूँ, अगर आप लोग को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाएगा। पीटीआर की पहली वैल्यू क्या होगी, पीटीआर की 0 होगी, और उसमें आई की वैल्यू अभी क्या है 0, उसमें कौन सी आएगी वैल्यू 1, है ना। फिर पीटीआर की वैल्यू क्या होगी 1, और उसमें कौन सी वैल्यू आएगी, कोई दूसरी वैल्यू आएगी सेकंड नंबर की, इस हिसाब से ये चलेगा, है ना, ठीक है। फिर पीटीआर की वैल्यू हो जाएगी 2, उसमें वैल्यू आएगी 6, फिर पीटीआर की वैल्यू उसमें आएगी 9 फॉर एग्जाम्पल, फिर पीटीआर की वैल्यू 4, उसमें वैल्यू आ जाएगी 5, तो हो गए ये पूरे 1 2 3 4 5, है ना, 5 हो गए। तो इस तरीके से ये लूप चला है, तो वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। सो इस तरह से इसमें आप वैल्यू डाल दोगे, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, है ना। और मेमोरी जो है अगर आपने 25 के लिए मंगा है तो 100 बाइट्स जो है वो उसको, सॉरी 100 नहीं 50 बाइट्स जो है वो उसको अवेलेबल हो जाएंगी, फ्लोट है तो 100 बाइट्स उसको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अब आता है फ्री मेथड। फ्री मेथड क्या होता है, फ्री होता है कि जब आपने कर लिया है यूज मेमोरी एलोकेशंस को, तो आप उनको फ्री कर दीजिए। तो दिस पॉइंटर विल होल्ड बेस एड्रेस ऑफ ब्लॉक क्रिएटेड। सो इसमें क्या किया इन्होंने, 2 पॉइंटर वेरिएबल लिए, एक स्टार पीटीआर, एक स्टार पीटीआर 1 लिया है, एन की वैल्यू 5 ली है, और मैलक और कैलक से 2 बार मेमोरी एलोकेट कराई है। पीटीआर जब यूज किया है पॉइंटर तो मैलक फंक्शन यूज किया है, और पीटीआर 1 जब यूज किया है तो कैलक फंक्शन यूज किया है। अगर पीटीआर नल है या पीटीआर 1 नल है तो मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाएगी, अदरवाइज मेमोरी एलोकेट होगी, है ना। और उसके बाद हमें मेमोरी एलोकेशन तो दिखाना नहीं है, हमें फ्री दिखाना है। तो फ्री में क्या होगा कि फ्री में आप क्या करोगे, जब आपने यूज कर लिया मेमोरी स्पेसेस को, सिंपल आप फ्री फंक्शन लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर पीटीआर लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर पीटीआर 1 लिखोगे, तो फ्री पीटीआर एंड फ्री पीटीआर 1, तो जितनी मेमोरी मैलक और कैलक 2 फंक्शंस ने ली थी वो फ्री हो जाएगी। एक ही फंक्शन यूज किया है तो एक ही बार आप फ्री यूज करिए, 2 फंक्शंस आपने यूज किए तो आप 2 बार, क्योंकि 2 बार आपने मेमोरी एलोकेट कर पाई है, तो आप 2 बार फ्री लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है रीअलक। रीअलक होता है कि रीअलोकेट करानी है, आपने एक बार करा ली लेकिन आपको उतनी सफिशिएंट नहीं पड़ी, आप वापस कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए रीअलक लिखते हैं। तो उसका जो सिंटैक्स होता है, पीटीआर इज इक्वल टू रीअलक पीटीआर कॉमा न्यू साइज, यानी कि न्यू साइज यानी कितना और कराना है आपको। तो पॉइंटर ये तो एज इट इज पॉइंटर वेरिएबल है, रीअलक फंक्शन है, पीटीआर यानी जिस पॉइंटर को आप नई मेमोरी देने वाले हैं, और न्यू साइज कितना और आप साइज देने वाले हैं। सो इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने रीअलक फंक्शन को यूज किया है, रीअलक फंक्शन यूज हुआ यहाँ पे, है ना।
सो पीटीआर इज इक्वल टू रीएलएफ पीटीआर कॉमा एन इंटू कितना और कराना है, तो एन इंटू साइज ऑफ इंच, यानी 5 अगर कराना है तो 5 एलिमेंट्स के लिए कराना, और पांचों जो है वो इंटीजर है, तो 5 इंटू साइज ऑफ इंच लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रीएलएफ का फंक्शन है। अब आता है सी preprocessor. As the name suggests, preprocessors are programs that process our source code before compilation. There are a number of steps involved between writing a program and executing a program in C or C++. So अभी हम देखते हैं इसमें हमारा C कोड हम लिख देते हैं। C कोड लिखने के बाद प्रोग्राम में हम C कोड लिखते हैं, और अगर उसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं तो वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, तब कंपाइलर को जाएगा प्रोग्राम, और अगर इसमें प्री प्रोसेसर नहीं है तो सीधे कंपाइलर को जाएगा, और कंपाइलर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा, फिर ऑब्जेक्ट फाइल के बाद लिंक क्रिएट करेगा, और एक्जीक्यूटेबल कोड क्रिएट होगा और रन होगा प्रोग्राम, है ना। सो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम्स provide preprocessors directive which tell the compiler to pre-process the source code before compiling. All of these preprocessor directives begin hash, जैसे hash include लिखते हो, hash define लिखते हो, hash if and def लिखते हो। सो ये जितने भी hash वाले हैं वो सारे preprocessor programs हैं, जो कि जो आपने पहले हैश इंक्लूड लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h, उनको पहले ही प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस करने का मतलब ये कि उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको प्रोसेस कर लेते हैं, तभी आपका printf या scanf फंक्शन जो है आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाते हैं अपने प्रोग्राम में, क्योंकि आप stdio.h लिखते हो, stdio.h जो है वो हेडर फाइल है, और वो हेडर फाइल है scanf और printf की, तो आप उस फाइल को पहले प्रोसेस कर लेते हो, तो पता होता है कंपाइलर को कि printf और scanf का क्या काम है। ठीक है, इसी तरह mat.h, इसी तरह conio.h। तो हैश इंक्लूड भी प्री प्रोसेसर है। हैश डिफाइन, अगर आपको ऊपर ही कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है, उसकी वैल्यू आपको पहले ऊपर ही डिफाइन करनी है, तो आप हैश डिफाइन एन 30, तो एन की वैल्यू जो है वो पूरे प्रोग्राम में 30 रहेगी, क्योंकि आपने ऊपर ही डिफाइन कर दिया हैश डिफाइन से। इफ हैश इफ एंड एफ, हैश इफ एंड एफ का मतलब हुआ कि आप कोई कंडीशन ऊपर ही देना चाह रहे हो, और उस कंडीशन के एक्सेप्टेंस पे ही वैल्यू जो है वो प्रोग्राम में अंदर ली जाएगी। ठीक है, सो 4 टाइप के प्री प्रोसेसर हैं। 4 टाइप के प्री प्रोसेसर कौन कौन से हैं? मैक्रो, फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन, अदर डायरेक्टिव्स। तो मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज आर अ पीस ऑफ कोड इन प्रोग्राम which gives some name, which is given some name. Whenever this name is encountered by the compiler replaces the name with the actual piece of code. जैसे हैश डिफाइन, आपने ऊपर ही कर दिया हैश डिफाइन, मैंने कहा हैश डिफाइन n5 कर रहे हो, आपने यहाँ पे लिख दिया हैश डिफाइन लिमिट 5, तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिमिट यूज किया है यहाँ पे, तो वो लिमिट की जगह क्या ले लेगा, 5 ले लेगा वैल्यू, तो 5 तक, 0 से 5 तक लूप चलेगा, 0 लेस देन 5 तक चलेगा, मतलब 5 बार तो चलेगा लूप, है ना। ये होता है मैक्रो, कि आप ऊपर ही डिफाइन कर देते हो, है ना। आप मैक्रो को विद आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिया है मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट, वी कैन आल्सो पास आर्ग्यूमेंट टू द मैक्रोस। सो आपने हैश डिफाइन एरिया लिया है, एरिया में आपने 2 आर्ग्यूमेंट लिए हैं, एल और बी, और एल और बी का क्या काम है, एल इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन। सो आपने मेन प्रोग्राम में इसको कॉल किया, है ना। सो एरिया इज इक्वल टू एरिया एल कॉमा L1 कॉमा L2, तो एरिया कैलकुलेट होके आएगा, L1 की वैल्यू है 10, L2 की वैल्यू है 5, तो आंसर आ जाएगा 50, क्योंकि ऊपर ही इसका फंक्शन भी डिफाइन कर दिया है, L इंटू बी, L की जगह L1 है, B की जगह L2 है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फाइल इंक्लूजन। दिस टाइप ऑफ प्रोसेसर डायरेक्टिव टेल प्रोग्रामर टू इंक्लूड अ फाइल। आप करते हो हैश इंक्लूड फाइल नेम, है ना, एंगुलर ब्रैकेट में, ऐसे आप कर सकते हो हैश इंक्लूड डबल कोट्स में फाइल नेम, डबल कोट्स में फाइल नेम और हैश इंक्लूड में फाइल नेम का डिफरेंस पूछते हैं, पता भी होना चाहिए। जो एंगुलर ब्रैकेट में फाइल नेम होता है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, है ना, तो उनके लिए हम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट में, जैसे stdio.h, जैसे
conio डॉट एच, जैसे ग्राफिक्स डॉट एच, जैसे प्रोसेस डॉट एच, जैसे मैथ्स डॉट एच, है ना। लेकिन अगर आपने कोई फाइल बनाई है और वो करंट डायरेक्टरी में है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की डायरेक्टरी में तो स्टैंडर्ड फाइल्स होती हैं, आप कोई अपनी फाइल बनाई हुई अपनी दूसरी प्रोग्राम फाइल में इंक्लूड करना चाह रहे हो, उसके लिए आप एंगुलर ब्रैकेट को यूज नहीं करोगे, उसके लिए आप डबल कोट्स को यूज करोगे। तो जो एंगुलर ब्रैकेट्स की फाइल होती हैं वो लाइब्रेरी फाइल्स की डायरेक्टरी में मिलेंगी, वहां पे उसको सर्च किया जाएगा। और जो डबल कोट्स की फाइल्स होंगी वो यूजर की बनाई हुई फाइल्स होंगी और वो लाइब्रेरी फाइल की डायरेक्टरी में सर्च नहीं की जाएंगी, वो यूजर की डायरेक्टरी में, करंट डायरेक्टरी में सर्च की जाएंगी। ये डिफरेंस, ठीक है। कंडीशनल कंपाइलेशन, अगर आप ऊपर ही कंडीशंस को डिफाइन कर देते हो तो वो हो जाता है आपका कंडीशनल कंपाइलेशन, ठीक है। सो अदर जैसे कि आपने ऊपर इफ डेफ मैक्रो नेम दे दिया, इफ एंड डेफ मैक्रो नेम, कोई भी मैक्रो नेम दे दिया, ऊपर ही आपने जो है वो उसकी कंडीशन दे दी, तो उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के बाद सॉरी आपने कंडीशन दे दी, अब आप उस कंडीशन को कॉल कर रहे हो, तो जब आप कॉल करोगे उसको अपने प्रोग्राम में, तो क्या होगा कि जब प्रोग्राम रन होगा तो जैसे ही वो मैक्रो जिसमें आपने कंडीशन लिखी है, जैसे ही वो मैक्रो कॉल होगा, वो तुरंत वो आ, आ, जो आपने कोड लिखा है मैक्रो में उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो ये है। और अदर डायरेक्टरीज होते हैं अनडेफ, है ना, अनडिफाइंड, अनडेफ फॉर अनडिफाइंड, है ना। और दूसरा होता है प्राग्मा, ये स्पेशल टाइप के होते हैं, कुछ फीचर्स ऑफ करने हो या ऑन करने हो तो प्राग्मा टाइप के हम डायरेक्टरीज को यूज करते हैं। अब आता है कंसेप्ट लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट ये होती है आपकी कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, और ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक में जिसके दो पार्ट होते हैं। जैसे एरे, एरे में क्या होगा, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। लिंक लिस्ट में जब डेटा सेव होता है तो वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे सेव नहीं होता। उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जैसे आप मेमोरी में डेटा सेव करते हो तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे डेटा सेव नहीं होता। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि नोड होते हैं और नोड के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में रहता है डेटा और दूसरे पार्ट में रहता है नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस, ठीक है। सो नेक्स्ट, पहले में तो डेटा एक्सेस कर दिया और दूसरे से नेक्स्ट नोड का एड्रेस ले लिया, फिर नेक्स्ट नोड पे गए, वहां से डेटा ले लिया उसके एक पार्ट से, दूसरे पार्ट से फिर उसके नेक्स्ट नोड का लोकेशन ले लिया, तो ऐसे आप डेटा पूरा एक्सेस करते हो। और जो लास्ट वाला होता है वो आप अपने अंदर नल वैल्यू रखता है, तो नल वैल्यू से पता चल जाता है कि यहाँ पे लिंक लिस्ट खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये होती है सिंगली टाइप की, इसको कहते हैं सिंगल लिंक लिस्ट, है ना। और जो पहले नोड का एड्रेस होता है वो एक हेडर नोड होता है, उसमें सेव होता है, तो पहले नोड का एड्रेस हेडर से मिलेगा, लास्ट वाले पे जो होगा वो, लास्ट वाला नोड हमेशा टेलर होता है, और टेलर जो होता है उसमें जो नेक्स्ट एक पार्ट में रहेगा डेटा और दूसरे पार्ट में रहेगा नल वैल्यू। एक होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं एक नोड के, पहले नोड में रहता है आगे का एड्रेस, फिर रहता है डेटा, और थर्ड पार्ट पे रहता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। सो पहले जो पहला नोड होगा उसमें क्या होगा, उसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा, हेडर से। लास्ट वाला जो नोड होगा उसका लास्ट पार्ट जो होगा वो किसको बताएगा, उसमें क्या वैल्यू रहेगी, नल, क्योंकि वो किसी और को इंडिकेट नहीं कर सकता, किसी और के एड्रेस को इंडिकेट नहीं कर सकता। ये हो गई आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट जिसमें कि तीन पार्ट हुए। और थर्ड होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट ये होती है कि पहले पार्ट जिसका कभी एंड नहीं होता, है ना, रिंग के वे में होता है, तो इसमें पहला जो होगा पहला नोड जो होगा उसका एड्रेस जो होगा वो लास्ट वाले नोड के एड्रेस वाले पार्ट में होगा, डेटा वाले पार्ट में तो डेटा ही रहेगा, और जो पहला नोड होगा उस इसमें हेडर और टेलर का कंसेप्ट ही नहीं है, हेड, क्योंकि फर्स्ट नोड का एड्रेस जो होगा वो लास्ट नोड के एड्रेस वाले पार्ट में रहेगा, है ना। और जो लास्ट नोड होगा वो फर्स्ट नोड को इंडिकेट करेगा, है ना। सो डबली बन जाएगी, इसमें एंड आएगा ही नहीं, इसमें हेडर और टेलर का यूज ही नहीं है। हेडर मतलब फर्स्ट पार्ट का
तो एड्रेस हो गया लास्ट वाले पार्ट के एड्रेस पार्ट में, और जो लास्ट नोड है उसके टेलर में हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का एड्रेस। सेम ही बात बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सो ये होगा रिंग। रिंग में जैसे कभी एंड नहीं होता है ना, तो अगर आपको एक सर्कल में खड़ा कर दें और हर एक के पास दूसरे का एड्रेस है, तो आप लास्ट को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि सबके पास जो है वो नेक्स्ट का एड्रेस, ठीक है। तो ना हेडर का कोई मतलब है ना टेलर का कोई मतलब है, ठीक है। तो ये था। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में यूज होता है जनरली, है ना। सो इसका इस तरीके से होता है, डेटा एंड नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट से फिर नेक्स्ट नोड पे चलेगा डेटा, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट नोड पे चलेगा, फिर डेटा, फिर नेक्स्ट। डेटा में डेटा रहेगा, नेक्स्ट में नेक्स्ट का एड्रेस रहेगा। और इसका जो लिंक लिस्ट को बताने का तरीका है वो है आपका स्ट्रक्चर टाइप में, क्योंकि आप स्ट्रक्ट बनाते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि एक तो रहती है इंफॉर्मेशन और एक रहता है लास्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। सो इसमें आप अगर आप देखें तो एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है नोड टाइप का, जिसमें वैल्यू है और नेक्स्ट का एड्रेस है। ये इसके लिखने का तरीका है लिंक लिस्ट का, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आज का इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, और आप लोग जो है वो पढ़ाई करिए, ठीक है।